नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम सुर्खियां अखबार की में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको अखबार के हर एक बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के रोड मैप पर चर्चा की है। पुलिस अधिकारियों ने साझा किया अपना विचार। वहीं दूसरी तरफ आतंकी पन्नू ने भुवनेश्वर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस को बाधित करने की धमकी दी है। तो देखिए, डीजीपी सम्मेलन में पीएम मोदी ने भाग लेने की बात कही और इतना ही नहीं, जिस तरह से इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, 59वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दूसरे दिन यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के रोड मैप पर चर्चा की है। तो देश की सुरक्षा के लिए बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस बैठक में किस तरह से चीजों को सुरक्षित किया जा सकता है, इस पर पूरा ध्यान रखा गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सकता है। देखिए, दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है, जगह दी गई है और इसमें आप देखेंगे किस तरह से सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों को लेकर चर्चा की और सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के रोड मैप पर चर्चा की है और कहीं ना कहीं इन चीजों से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, क्या जानकारी है वो हम आपको बता देते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन के राज्य कन्वेंशन सेंटर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 चल रहा है। यानी कि फिलहाल ये सम्मेलन अभी चल रहा है और ये 3 दिवसीय है। सम्मेलन में दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के रोड मैप पर चर्चा की और इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों पर पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने विचार साझा किए और इसके अलावा आतंकवाद, वामपंथी, उग्रवाद, तटीय सुरक्षा और नए आपराधिक कानून के अलावा नारकोटिक्स विषय पर भी विचार विमर्श किया गया। तो वहीं शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और इतना ही नहीं, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी भाग ले रहे हैं। तो अपने आप में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस तरह से जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखना, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप देश की सीमाओं को सुरक्षित करें। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ आपके लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि जो नए अपराध पनप रहे हैं उससे किस तरह से निपटना है, उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, वो सरकार तैयार करे ताकि आधिकारिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर भी उसे मजबूत किया जा सके। इतना ही नहीं, भुवनेश्वर में चल रहा पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय सम्मेलन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए, इसके जरिए न केवल देश में आपराधिक घटनाओं को रोकने की हर संभव कोशिश और प्रयास किया जाएगा, बल्कि इससे अधिकारियों को भी बल मिलेगा जब सरकार एक पूरा प्लान तैयार करेगी। साथ ही पीएम सबसे पहले योग सत्र में शामिल हुए और आज सम्मेलन का समापन हो जाएगा। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी भाग ले रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आंतरिक सुरक्षा और आपात स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसी स्थिति पर प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले सुबह योग सत्र हुआ और इसमें पीएम भी शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति विकसित करना है। रविवार यानी कि आज इस सम्मेलन का समापन हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन के जरिए न केवल आधिकारिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर
मजबूती की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि लोगों को भी एक आश्वासन या कह सकते हैं एक भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर देश में अपराध बढ़ रहा है, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, उसे रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और उसी का एक उदाहरण है ये 3 दिवसीय बैठक, जो कि अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा, एक पूरा प्लान तैयार किया जाएगा सरकार की ओर से कि किस तरह से आप सुरक्षा को और पुख्ता कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए खबरों में आगे भी बढ़ जाते हैं और रुख करेंगे अगली खबर का। लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए, आज इसका अंतिम दिन है। वहीं महाराष्ट्र में शपथ की तारीख और जगह तय, चेहरा तय नहीं हुआ है। यानी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद जगह और तारीख तय हो गई है, लेकिन चेहरा तय अब तक नहीं हुआ है। तो देखिए फिलहाल नव भारत टाइम्स के साथ ही कई बड़े अखबारों ने इसे जगह दी है और महाराष्ट्र में तारीख और जगह तो तय हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री आखिर बनेगा कौन, ये अभी तय नहीं हो पाया है। और देखिए आप देख भी पाएंगे अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद अब तक महायुति ये तय नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। महाराष्ट्र में गुरुवार को शपथ है, मोदी भी जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी जाने के साथ आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ज्यादा जानकारी क्या है वो भी आपको दे देते हैं। देखिए अजीत पवार के बयान ने इसे और ज्यादा पुख्ता कर दिया है, या फिर कह सकते हैं कि इस पर मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। देखिए महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की नई सरकार 5 दिसंबर को शपथ लेगी, यानी कि 5 दिसंबर, आज से ठीक 4 दिन बाद शपथ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लेंगे। वहीं शनिवार को महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि समारोह दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5 बजे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और बीजेपी के एक नेता ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवारों की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। देखिए देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व डिप्टी सीएम हम कह सकते हैं रह चुके हैं और कहीं ना कहीं अब उनके नाम की चर्चा हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि एकनाथ शिंदे जिन्होंने अपने राजनीतिक रणनीति से जोड़ तोड़ की राजनीति करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई, सरकार बनाने के साथ ही वहां गठबंधन की सरकार बनी और अब भारतीय जनता पार्टी जो कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, चुनाव जीत जाती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एकनाथ शिंदे ये नाम नहीं है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि क्या वाकई जिस तरह से चर्चा की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो क्या वाकई वही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नाम कोई और भी हो सकता है। चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सभी वैध शिकायतों की समीक्षा की जाएगी, आयोग ने कहा, यानी कि चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया है। तो देखिए फिलहाल अगर हम ईवीएम की बात कर लें तो ईवीएम पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ईवीएम के लिए हर बार ये कहा गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, ईवीएम के साथ छेड़खानी की जाती है और छेड़खानी के तहत जो जीत की उम्मीद विपक्ष करता है, जब वो उन्हें नहीं मिल पाता तो उससे उन्हें परेशानी होती है। ईवीएम पर कई सवाल खड़े किए गए और आखिरकार ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि हम मामले की जांच करेंगे, हम ये पता करेंगे कि आखिर ईवीएम पर जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं इसका हल कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए कैसे समाधान निकाला जा सकता है ताकि ईवीएम जो है वो एक बड़ा मुद्दा ना बने। साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम हर एक चीज को पारदर्शी रखेंगे और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अखबार में भी आप देख सकते हैं इस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से तरजीह दी है और कहीं ना कहीं
लोकतंत्र का हनन ना हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, सभी वैध शिकायतों की जांच की जाए और चुनाव आयोग ने भी इसे प्राथमिकता से लिया है। इस खबर में विस्तार से जानकारी क्या है वो भी आपको दे देते हैं। महाराष्ट्र में गड़बड़ी की शिकायत पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 3 दिसंबर को अब बुलाया गया है। देखिए, आपको मालूम होगा चुनाव के बाद हर बार विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े करता है कि ईवीएम में छेड़खानी की गई है, गड़बड़ी की गई है। हरियाणा चुनाव में भी आपने देखा था किस तरह से कांग्रेस की हवा चली और एकाएक वो हवा बदलकर बीजेपी के पाले में चली गई। उस दौरान भी सवाल ईवीएम पे खड़े किए गए और वीवीपैट का या फिर बैलेट पेपर का जिक्र करते हुए विपक्ष का ये कहना था कि ईवीएम एक मशीन है जिसमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कई बार विपक्ष अपनी सत्ता या फिर कह सकते हैं अपनी सरकार बना लेता है, जो कि गलत है। ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए गए इस पर अब 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में विपक्ष को 3 दिसंबर का समय दिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाने के एक दिन बाद निर्वाचन आयोग ने 2 टूक कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाई गई चुनावी प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता बरती गई थी। हर चरण में उम्मीदवार या उनके एजेंट की भागीदारी रही थी। फिर भी कांग्रेस को अगर कोई आशंका है तो आयोग उसकी वैध शिकायतों की समीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही आयोग ने इस मामले पर चर्चा के लिए 3 दिसंबर को विपक्षी दल के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान और मतगणना प्रक्रिया संबंधित आंकड़ों को लेकर गंभीर विसंगति का मुद्दा शुक्रवार को आयोग के समक्ष उठाया था। इतना ही नहीं, पार्टी ने इस पर साक्ष्य पेश करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की मांग भी की थी और इसी पर शनिवार को भेजे जवाब में आयोग ने साफ किया कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी। सभी उम्मीदवारों से संबंधित मतदान केंद्र के आंकड़े उपलब्ध कराए गए और सत्यापन योग्य है। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए दोहराया कि इसमें कोई विसंगति नहीं है। आयोग ने कहा कि शाम 5 बजे तक मतदान के आंकड़ों और अंतिम मतदान प्रतिशत में अंतर प्रक्रियागत प्राथमिकताओं के कारण होता है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी को आंकड़ों को अपडेट करने से पहले कई वैधानिक कर्तव्यों का पालन करना होता है। यानी देखिए, चुनाव आयोग ने भी ये साफ कहा है कि अगर किसी को भी शक है, यानी कि विपक्ष के लिए साफ ये कहा गया कि अगर विपक्ष को शक है, ये सवाल है उनके मन में, तो पहली बात ये बता दी जाए कि जब चुनाव हुए, जब वोटिंग हुई, उस दौरान हर एक प्रतिनिधि यानी जो उम्मीदवार थे उनके साथ के सहयोगी जो हैं वो मौके पर मौजूद थे ताकि किसी तरह की कोई छेड़खानी ना हो। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, कोई सवाल है विपक्ष का, तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन तथ्य आपके पास होने चाहिए। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। पदयात्रा में केजरीवाल पर हमले की कोशिश की गई है, बस मार्शल ने फेंका पानी। तो देखिए, फिलहाल दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में कल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंक दिया। समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम अशोक झा है और वो खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर तैनात है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट बीजेपी में साफ दिखाई दे रही है। तो देखिए, फिलहाल इस खबर को तरजीह दी गई है नवभारत टाइम्स में भी और साथ ही अमर उजाला में भी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल पर आखिर पानी क्यों फेंका गया। पहले ये लगा कि किसी ने अरविंद केजरीवाल पर स्पिरिट फेंक दिया है, लेकिन कुछ देर बाद ये साफ हो गया कि जो फेंका गया वो स्पिरिट नहीं बल्कि पानी है। और अरविंद केजरीवाल ने साफ इस पर बयान दिया कि जो भी ये घटना हुई है ये बीजेपी की बौखलाहट है और इसी वजह से वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। इसका बदला दिल्ली की जनता लेगी और बीजेपी को 0 सीट देगी। वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी नेता सभी राज्यों में रैलियां निकालते हैं और उन पर कभी हमला नहीं होता। केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं, बीजेपी ने उन पर हमला किया है।
और ये देखिए आप खबर भी देख सकते हैं, इसे तरजीह दी गई है अलग अलग अखबार में, क्योंकि अपने आप में ये खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कह सकते हैं कि बड़ी खबर है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंक दिया। सावित्री नगर में पदयात्रा में एके यानी अरविंद केजरीवाल पर हमले का प्रयास किया गया है। पूरी खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं विस्तार से। देखिए, आरोपी शख्स जो है वो कानपुर डिपो में बस मार्शल के तौर पर तैनात है और दिल्ली के सावित्री नगर में पदयात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक युवक ने तरल पदार्थ फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि ये तरल पदार्थ पानी था, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे स्पिरिट बताया है। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस युवक को उसी वक्त हिरासत में ले लिया और बाद में उसकी पहचान अशोक झा के रूप में हुई है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर जो हमला हुआ ये अपने आप में सवाल के घेरे में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उनके साथ कई ऐसे कांड कह सकते हैं या फिर घटनाएं हम कह सकते हैं हो चुकी है और इसका सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगा है कि ये पूरी जो रणनीति है या साजिश है ये बीजेपी की है। जबरन वसूली के मामले में आप विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ बातचीत का ऑडियो आने के बाद कार्रवाई की गई है और अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन उगाही के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी हो पाई है। तो खबर क्या है विस्तार से वो आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस की अपराध शाखा ने जबरन वसूली के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया है और ब्रिटेन में रहने वाले गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बातचीत का एक ऑडियो सामने आने के बाद यह कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। विधायक के खिलाफ पिछले साल जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि जबरन वसूली मामले में गैंगस्टर से बातचीत का ये मामला 1 साल पुराना है और प्राथमिकी नंबर 191 साल 2023 में अपराध शाखा ने इस मामले को दर्ज किया था और मामले में उत्तम नगर क्षेत्र से विधायक को शनिवार को पूछताछ के लिए अपराध शाखा के कार्यालय बुलाया गया था और करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये मामला 1 साल पुराना है, 2023 का ये मामला है, लेकिन गिरफ्तारी अब हो पाई है। इतना ही नहीं, बालियान को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा, यानी कि आज बालियान को अदालत में पेश किया जाना है। बीजेपी ने जारी किया है ऑडियो क्लिप, यानी बीजेपी की ओर से जो ऑडियो क्लिप जिसके तर्ज पर यानी जिसे प्रूफ मानते हुए कार्रवाई की गई है वो बीजेपी ने जारी किया है। और पुलिस अधिकारियों के अनुसार बीजेपी ने शनिवार को पत्रकारों के साथ आप विधायक का ये ऑडियो साझा किया। बीजेपी का कहना है कि बालियान का संबंध गैंगस्टर से है और वो वसूली गैंग चलाते हैं। अपराध शाखा के अधिकारियों ने बताया कि ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि गैंगस्टर कपिल सांगवान आप विधायक बालियान को फोन करता है। वो किसी बिल्डर को वसूली के लिए फोन करने की बात कहता है। बालियान से कहता है कि वो बिल्डर को फोन करे तो क्या उसे पैसे दिला देगा। इस पर बालियान गैंगस्टर सांगवान से कहता है कि हाँ, वो फोन कर दे, वो बिल्डर से बात कर ले। तो देखिए, जिस तरह से बालियान पर आरोप लगे थे साल 2023 में कि वो गैंगस्टर्स के थ्रू यानी गैंगस्टर्स को बीच में लाकर उनके थ्रू फोन करा के वसूली करते हैं और इस मामले में अपराध शाखा में एक केस भी दर्ज कराया गया था, एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके तर्ज पर लगातार कार्रवाई की और आखिरकार बीजेपी ने एक ऑडियो जारी किया जिसमें जो बालियान है वो और गैंगस्टर आपस में बात करते नजर आ रहे हैं और एक बिल्डर से पैसे वसूलने की बात की जा रही है। इसी से ये साफ हो गया कि बालियान की गलती है और वो वाकई उगाही का काम यानी कि पैसे वसूली का काम किया करते थे और इस मामले में प्रूफ मिलते ही उन्हें गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट कर लिया गया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। अब हम खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। और देखिए, जिस तरह से आरोप लगे हैं और जिस तरह इन चीजों को लेकर तथ्य
सामने लाए गए हैं, इससे ये जरूर साफ हो गया है कि वाकई गैंगस्टर के साथ आप विधायक का संबंध था और उन्होंने वाकई में गलती की थी और उसी मामले में अब जांच आगे और चलेगी। चले, सपा नेताओं को संभल आने से रोका जा रहा है, आज आयोग लेगा जायजा। हिंसा के बाद बाहरी लोगों के आने पर 10 दिसंबर तक है पाबंदी। तो हाईकोर्ट जाने की तैयारी में मस्जिद कमेटी और कहीं ना कहीं संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी को जाने से रोका जा रहा है। संभल में उन्हें प्रवेश नहीं लेने दिया जा रहा है और इस खबर को आप देख सकते हैं। ये खबर फिलहाल नवभारत टाइम्स में इसे जगह दी गई है। तो संभल जहां हिंसा हुई, संभल जहां पर लोगों की जान गई, संभल जहां से राजनीति शुरू हुई, संभल वो जगह जहां अब किसी के भी जाने पर पाबंदी लगाई गई है। देखिए, 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। डीएम राजेंद्र पेसिया ने कहा कि 10 दिसंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, वो संभल नहीं जा सकते। सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि जिले की सीमा में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। और इसी के साथ शनिवार को पूरे यूपी में पुलिस ने कई विपक्षी नेताओं को संभल की तरफ से जाने से रोक दिया। विपक्षी नेताओं ने इसे हाउस अरेस्ट करार दिया और कहा कि यूपी में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश में की जा रही है। संभल में विपक्षी नेताओं के एंट्री बैन किए जाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इसी के साथ कांग्रेस के निशाने पर पूर्व सीजेआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ भी रहे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो शनिवार को साफ कहा कि पूजा स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि 2022 में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा की गई कुछ मौखिक टिप्पणी ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती समेत कई अन्य नेता भी मस्जिदों के सर्वेक्षण वाली याचिकाओं और उन पर निचली अदालतों के आदेश के लिए चंद्रचूड़ की टिप्पणी को जिम्मेदार बता चुके हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शनिवार को कहा कि संभल मामले की जानकारी हासिल करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां 2 दिसंबर को जाएगा। लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी प्रतिनिधि क्यों ना हो या कोई आम व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो संभल 10 तारीख से पहले किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में नहीं जा सकते हैं। और अब चाहे लाख कोशिश की जाए, लेकिन संभल जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। शिमला की संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें गिराने का आदेश दिया गया है और अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। तो देखिए, ये खबर भी हम आपको दिखा देते हैं। शिमला की संजौली मस्जिद की 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दे दिया गया है और ये रही खबर विस्तार से क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जिला अदालत ने शनिवार को ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन यानी AHMO की अर्जी खारिज कर दी। संगठन ने नगर आयुक्त न्यायालय के 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें संजौली मस्जिद के अवैध रूप से निर्मित 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया गया था। ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन के वकील विश्व भूषण ने यहां बताया कि उनकी अर्जी खारिज कर दी गई है और विस्तृत आदेश का इंतजार अब वो कर रहे हैं। वहीं 11 सितंबर को मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को गिराने की मांग को लेकर हिंसा विरोध प्रदर्शन हुआ था। कई हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और एक दिन बाद संजौली मस्जिद समिति के अध्यक्ष होने का दावा करने वाले लतीफ मोहम्मद और अन्य ने मस्जिद की 3 अनधिकृत मंजिलों को गिराने की पेशकश की और नगर आयुक्त से अनुमति मांगी। नगर आयुक्त न्यायालय ने 5 अक्टूबर को अवैध रूप से निर्मित 3 मंजिलों को गिराने की अनुमति दे दी है और इस काम को पूरा करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया था। AHMO ने जिला न्यायालय में
आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि लतीफ मस्जिद के ढांचे को गिराने के लिए अधिकृत नहीं किए जा सकते हैं। 22 नवंबर को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जिला न्यायालय में 2006 का एक दस्तावेज पेश किया, जिसमें लतीफ मोहम्मद को संजौली मस्जिद समिति का अध्यक्ष नामित किया गया था और लतीफ ने कहा था कि वो 2006 से संजौली मस्जिद समिति के अध्यक्ष हैं और नगर आयुक्त न्यायालय ने सितंबर में इस हैसियत से उन्हें नोटिस भी भिजवा दिया था। अब जिला अदालत ने शिमला नगर आयुक्त न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है और कहीं ना कहीं इस फैसले को बरकरार रखते हुए 3 मंजिलों को ढाने का यानी गिराने का निर्देश साफ तौर पर दिया गया है। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बांग्लादेश में फिर तोड़े गए हैं 3 मंदिर, भीड़ ने किया हमला। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। बांग्लादेश के चटगांव में जुम्मे की नमाज के बाद नारे लगाती उपद्रवियों की भीड़ ने 3 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया। चटगांव में इस्कॉन के पूर्व सदस्य और हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में 2 और पुजारी अरेस्ट किए गए। आरएसएस ने कहा अत्याचार तुरंत बंद हो। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। साथ ही हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास को जेल से तुरंत रिहा किया जाए। संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले ने एक बयान में भारत सरकार से अपील की कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को रोकने के लिए अपने प्रयास जारी रखे और उनके प्रति समर्थन में वैश्विक राय बनाने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए। इतना ही नहीं, वहीं इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने शनिवार को दावा किया कि बांग्लादेश में 2 और हिंदू पुजारी गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिन्मय प्रभु के लिए प्रसाद लेकर गए तो भक्तों को मंदिर वापस जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया और चिन्मय प्रभु के सचिव भी लापता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों द्वारा किए गए हमले, हत्याओं, लूटपाट, आगजनी और अमानवीय अत्याचार की घटनाएं बेहद चिंताजनक है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बांग्लादेश सरकार और अन्य एजेंसियां इन्हें रोकने के बजाय केवल मूक दर्शक बनी हुई है। संघ नेता ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ अन्याय और अत्याचार का एक नया दौर उभरता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, चिन्मयदास स्वामी की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इसी बीच अब एक नई घटना घटी जिसमें बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है और उनमें तोड़फोड़ की गई है। साफ तौर पर आरएसएस का कहना है कि ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चले खबरों में बढ़ते आगे। राजस्थान में बनेगा मतांतरण विरोधी कानून, प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। तो मतांतरण करने पर होगा 10 साल की जेल। यानी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जहां पर मतांतरण विरोधी कानून राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल 2024 के लिए मंजूरी मिल गई है। और देखिए, ये खबर आप देख भी सकते हैं, अखबार में तरजीह दी गई है। तो देखिए, ये है खबर, राजस्थान में बनेगा मतांतरण विरोधी कानून, प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। तो देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिस बैठक में यह फैसला लिया गया है। क्या फैसला लिया गया? देखिए, मतांतरण विरोधी कानून राजस्थान में प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। विधेयक में किसी को लालच देकर या डरा धमकाकर मतांतरण कराने पर 10 साल तक जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि किसी की निरक्षरता का नाजायज फायदा उठाकर प्रशासन को बिना सूचना दिए कोई मतांतरण कराता है तो हम उसे आपराधिक कृत्य मानते हैं और इसी अपराध को रोकने के लिए ये कानून लेकर सरकार आ रही है। कोई पहली बार नाजायज मतांतरण कराता है तो 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। कोई नाबालिग या SC ST के व्यक्ति का जबरन मतांतरण कराता है तो ये सजा 10 साल की होगी। अगर कोई समूह में मतांतरण कराता है या बार बार मतांतरण कराता है तो उसके लिए सजा के प्राविधान कड़े रखे गए हैं। तो देखिए, शुरुआती दौर में 1 से 5 साल की सजा, अगर इससे ज़्यादा आपने किसी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की तो उसमें आपको 10 साल की सजा सुनाई जा सकती है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा करने वाले हिंदू सेना अध्यक्ष को सिर कटने की धमकी दी गई है। तो देखिए, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर विवाद मामले में याचिकाकर्ता और हिंदी सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी वाले फोन कॉल आने लगे हैं और विष्णु गुप्ता को सिर कलम करने की धमकी भी दी गई है। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। विष्णु गुप्ता के मुताबिक धमकी देने वाला एक कॉल कनाडा से आया है और दूसरा भारत से ही है। और देखिए, ये खबर भी हम आपको दिखा देते हैं, विस्तार से जानकारी भी खबर दिखाने के साथ हम आपको देंगे कि आखिर क्या है इस खबर की डिटेल, क्या है हकीकत, आपको बता देते हैं। राजस्थान के अजमेर दरगाह मामले में वादी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को सिर कलम कर देने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, शनिवार को उनके पास 2 अलग अलग नंबर से धमकी संबंधित कॉल आए। विष्णु गुप्ता ने बाराखंबा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विदित हो कि विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह की जगह महादेव शिव मंदिर होने का दावा किया और जिला न्यायालय में याचिका दायर की। इसके बाद वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। उनके पास शनिवार दोपहर करीब 2 बजे कॉल आई जिसमें कहा गया कि उन्होंने अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा कर ख्वाजा का अपमान किया। जल्द से जल्द याचिका वापस ले, नहीं तो सिर कलम कर दिया जाएगा। उसके लिए चाहे कितनी भी डॉलर क्यों ना खर्च करने पड़ जाए। साथ ही कहा, धमकी देने वाले ने कहा है कि वो कनाडा से बोल रहा है। थोड़ी देर बाद एक और नंबर से उन्हें कॉल आई जिसमें कॉलर ने जान से मारने की धमकी देते हुए याचिका वापस लेने का दबाव बनाया। उनसे कहा गया कि वो भारत से ही बात कर रहे हैं। विष्णु गुप्ता ने बाराखंबा थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही कहा कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है और ना ही परेशान होने वाले हैं। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे। सांसों पर संकट, दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है और अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। तो देखिए, दिल्ली NCR में खराब होती जा रही, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लेवल 318 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा और गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। लगातार छठा दिन है जब दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। खबर क्या है वो विस्तार से हम आपको बता देते हैं। देखिए, 2015 में AQI सिस्टम आने के बाद ये पहला नवंबर है जब एक भी दिन पॉल्यूशन का स्तर बेहद खराब से नीचे नहीं आया है। यानी कि दिल्ली की हवा की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खराब है। औसत AQI के लिहाज से भी ये दूसरा सबसे प्रदूषित नवंबर रहा। वहीं पॉल्यूशन से राहत दिलाने के लिए बीते 12 दिनों से ग्रैप 4 की सख्त पाबंदियां दिल्ली NCR में लागू हैं और इन पाबंदियों के बावजूद अब तक पॉल्यूशन का स्तर बेहद खराब से नीचे नहीं आया है। पूर्व अनुमान के अनुसार आने वाले 10 दिनों में भी इसके नीचे आने की संभावना नहीं जताई जा रही है। यानी कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन पर कंट्रोल की कोशिश बिल्कुल विफल हो रही है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। फिंगल से भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात, चेन्नई हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। 55 उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं।
तो देखिए फिलहाल फेंगल तूफान से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये खबर भी आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है और इस कारण 55 उड़ानों को रद्द भी किया गया है। फेंगल से 4 राज्य तरबतर, चेन्नई एयरपोर्ट 15 घंटे से बंद है। देखिए बंगाल की खाड़ी में कई दिनों से विकसित हो रहा चक्रवाती तूफान फिंगल शनिवार शाम 5:30 बजे पुडुचेरी के पूर्वी समुद्र तट से टकराया और इस दौरान हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। लैंडफॉल की ये प्रक्रिया करीब 4 घंटे चली और इससे तमिलनाडु के चेन्नई समेत 7 जिले, जिसमें कि पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके भी शामिल हैं, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चली। चेन्नई के समुद्र तट पर 1 मीटर ऊंची लहरें देखी गई। तूफान से हवाई उड़ानों को बचाने के लिए चेन्नई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले ही दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक बंद कर दिया गया था, लेकिन शाम तक जारी भीषण बारिश के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे रविवार सुबह 4 बजे तक के लिए बंद कर दिया था और इससे 55 से ज़्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई थी। चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। योगी का बयान, मनुष्य ने पैदा की आपदाएं, खोजना होगा समाधान। सीएम योगी ने किया ग्रीन भारत समिट का शुभारंभ और दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। तो देखिए फिलहाल मनुष्य ने आपदा को तो जलवायु परिवर्तन और पॉल्यूशन के बढ़ते दुष्प्रभाव से चिंतित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन भारत समिट में कहा कि कई आपदा मनुष्य ने स्वयं खड़ी की है, इनके समाधान के लिए सभी को आगे आना होगा। देश की राजधानी दिल्ली के पॉल्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से वो गैस का चैम्बर बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सांस के रोगियों, बुजुर्गों, बच्चों और बीमारों को खुले में जाने से रोक रहे हैं और कहीं ना कहीं बढ़ते पॉल्यूशन के कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जो इंसान ने आपदाएं ढूंढी है उसका समाधान भी लोगों को खुद ही ढूंढना होगा। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे। वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी, बोली भूस्खलन की तरह बीजेपी कोई नियम नहीं मानती है और केरल के वायनाड से उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल पहली बार राहुल गांधी के साथ अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंची। प्रियंका गांधी ने यहां बीजेपी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो राजनीतिक लड़ाई में भी सामान्य लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन नहीं करती। प्रियंका ने बीजेपी के व्यवहार की तुलना जुलाई में वायनाड में हुए भूस्खलन से की और कहा कि प्राकृतिक आपदा की तरह बीजेपी का आचरण किसी नियम और किसी लोकतांत्रिक मानदंड का पालन नहीं करता, जिनका आमतौर पर राजनीतिक लड़ाई में पालन किया जाता है। वहीं मुकम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया कि संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया और हमारे देश को एकजुट रखने वाली संस्थाओं में लोगों का बुनियादी विश्वास डगमगा रहा है। प्रियंका ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया वो संसद में उनकी आवाज़ उठाती रहेगी और उन्होंने कहा कि मैं संसद में आपकी आवाज़ उठाती रहूंगी और ये साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से कहा गया है। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब वो अपने भाई राहुल गांधी के साथ चुनावी प्रचार के लिए पहुंची तो इस दौरान ये बयान दिया गया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भूस्खलन हुआ था वायनाड में कहीं ना कहीं उसी की तरह बीजेपी है और ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वायनाड में पहुंचते ही प्रियंका गांधी चुनावी मूड में नजर आ रही हैं। वायनाड पहुंची प्रियंका, बोली भूस्खलन की तरह बीजेपी कोई नियम नहीं मानती है। तो केरल की वायनाड सीट से सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को भाई राहुल गांधी के साथ पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे और उन्होंने क्षेत्र के लोगों का आभार जताया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके भविष्य की बेहतरी के लिए काम वो करेंगी। जनसभा में प्रियंका ने कहा कि बीजेपी भूस्खलन की तरह है जो कोई नियम नहीं मानती। वहीं राहुल ने अडानी मामले में केंद्र को घेरा, कहा संविधान कहता है कि सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री देश के लोगों की तुलना में उद्योगपति
गौतम अडानी के साथ अलग तरह का व्यवहार कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि सरकार कहती है कि अमेरिका में अडानी पर आरोप लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत में उनके खिलाफ अभियोग नहीं चलाया जाएगा। राहुल ने कहा कि उनके पास पूरी सरकार है, उनके पास मीडिया है, पैसा है, खुफिया एजेंसी है, सीबीआई एजेंसी है, तमाम चीज़ें, तमाम सुविधाएं विपक्ष के पास है। खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। बैकफुट पर पाकिस्तान, हाइब्रिड मॉडल पर होगी चैंपियंस ट्रॉफी। और अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर मामला अभी भी पूरी तरह से फंसा हुआ है। और ये देखिए, ये खबर भी आप देख सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल पर अब गेम आयोजित कराने की बात सामने आ रही है। तो देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल ना अपनाने को लेकर अड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब घुटने टेक दिए हैं। पीसीबी ने आईसीसी से कहा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने को तैयार हैं, बशर्ते 2031 तक भारत में होने वाले टूर्नामेंट भी यही फॉर्मूला अपनाए। टूर्नामेंट फरवरी मार्च में पाकिस्तान में होना है और भारत ने सुरक्षा कारणों से दौरा करने से इनकार कर दिया। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के मैच यूएई में कराए जा सकते हैं और इसके साथ ही पीसीबी की मांग है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाने के एवज में उसका वार्षिक राजस्व जो है वो बढ़े। और अपने फैसले पर यूटर्न लेने वाले पीसीबी ने इससे पहले धमकी दी थी कि अगर उसे मेज़बानी के पूर्व अधिकार नहीं मिले और बीसीसीआई की तथ्य इसल की मांग मानी गई तो वो चैंपियंस ट्रॉफी का बहिष्कार कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।